हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है यानी कि ग्लोब के ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, क्या टॉपिक है भाई आज का? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इसके अंदर है ना कई कंफ्यूजन वाली बातें आती हैं भाई, और वही पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया कि अक्षांश रेखाएं टोटल कितनी होती हैं, या फिर अक्षांश जो वर्त हैं वो टोटल कितने होते हैं, या फिर कुल अक्षांश हैं वो कितने हैं। ये क्या है, अलग अलग हैं, और इस वजह से क्या है पेपर में क्या है ये भाई बार बार पूछे जाते हैं, और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है यहाँ गलत हो जाता है। तो ये वीडियो है, इसको ध्यान से सुनना और सारी बातें क्लियर कर लेना। यहाँ पर हर पेपर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भी, चाहे वो एनटीपीसी का हो या फिर रेलवे का या फिर कोई भी यानी कि ग्रुप डी, कोई भी एचएसएससी, किसी का भी कोई एग्जाम हो, हर पेपर के अंदर क्या है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जो भी आपके पॉइंट है जहाँ पर जो कंफ्यूजन वाली बात है वो सारी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। कौन सी अक्षांश रेखा कहाँ पर करक रेखा है, या फिर मकर रेखा है वो कब होती है, मकर संक्रांति है वो कब होती है, करक रेखा कौन सी है, 23.5 डिग्री दक्षिणी वाली रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं। तो वीडियो को एक बार लास्ट तक देखना भाई, जरूर से जरूर। सबसे पहले देखिए, यानी कि जो ग्लोब है ना, ठीक है, ग्लोब, इसके ऊपर क्या है, एक तो रेखाएं हम ये देखते हैं इस तरह से, ये लाइन है भाई ग्लोब के ऊपर, एक लाइन क्या है इस तरह से है, और एक ग्लोब के ऊपर रेखाएं या लाइन आती हैं कौन सी, ये वाली, इस तरह से। इस तरह की रेखाएं बनी हुई हैं, ठीक है। तो यानी कि कौन सी रेखा है जिनको अक्षांश बोलेंगे, कौन सी रेखा है जिनको देशांतर कहेंगे। अक्षांश रेखाएं, ये जो रेखाएं है ना ग्लोब के ऊपर जो रेखा बना रखी हैं, क्या ये रेखाएं नाप करके बना रखी हैं, तो किस प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं, तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है, ये रेखाएं क्या है कि किसी चीज से नाप कर नहीं बना रखी भी, किस प्रकार की रेखाएं हैं, तो ये दोनों रेखाएं यानी कि ये तो रेखाएं हैं कौन सी, देशांतर, ठीक है, कौन सी है, देशांतर, और ये वाली रेखाएं हैं कौन सी, अक्षांश। ये किस प्रकार की रेखा है, एक चीज ध्यान रखनी है, ग्लोब के ऊपर जितनी भी जो लाइन है ना वो सारी लाइन किस प्रकार की हैं, वो सभी लाइन है काल्पनिक, ठीक है। कैसी रेखाएं हैं ये, काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा, यानी कि काल्पनिक रेखा, ग्लोब के ऊपर वह काल्पनिक रेखा जो कहां से, जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची गई है, उन रेखाओं को किस नाम से जानते हैं, अक्षांश रेखा कहा जाता है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ग्लोब के ऊपर कौन सी, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, ग्लोब के ऊपर वह काल्पनिक रेखा जो कहां से, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर खींची गई है, वो रेखाएं कौन सी होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, कौन सी होती हैं, देशांतर। इन रेखाओं को क्या कहते हैं, लैटिट्यूड बोला जाता है, इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। काल्पनिक रेखा है दोनों ही, अक्षांश रेखा भी काल्पनिक रेखा है और देशांतर रेखाएं भी क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं, दोनों ध्यान रखना। अब ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर ये वाली जो रेखा है, ये जो ग्लोब को क्या करती है, दो भागों में बांटती है। इस रेखा को क्या कहते हैं, कौन सी लाइन है, तो इसको बोला जाता है क्या, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। किस नाम से जानते हैं इसे, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और ये जो ग्लोब है इसके ऊपर ये वाली जो रेखा है, जो देशांतर रेखा है, जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है, इसको किस नाम से जानते हैं, तो ये बोली जाती है क्या भाई, ग्रीनविच रेखा, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा बोल दो, या फिर इसी का ही एक नाम और भी आता है, वो क्या है, प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा, यानी कि ग्लोब के ऊपर वह काल्पनिक रेखा जो कहां से, जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व रेखा खींची गई है, उनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। और ग्लोब के ऊपर वह काल्पनिक रेखा जो कहां से, जो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर खींची गई है, उसको क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। और जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है कौन सी, अक्षांश रेखा, उसको क्या कहते हैं, उसको इक्वेटर लाइन भी बोला जाता है या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और इसका एक नाम और भी आता है भाई, और इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है, कौन सी है, विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन, तीनों ही क्या है, अक्षांश रेखा, कौन सी, 0 डिग्री
ठीक है, कौन सी आती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी तरह से कौन सी भूमध्य रेखा यानी कि जो ग्लोब है इसको 2 भागों में बांटने वाला और 2 भागों में बांटने वाली कौन सी यानी कि जिसको 0 डिग्री है उसको किस नाम से जानते हैं, ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, या फिर इसी का ही क्या नाम आता है, प्रधान यामोत्तर, या फिर इसी को ही बोला जाता है क्या, मेरिडियन लाइन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मेरिडियन लाइन कहा जाता है। तो ये दोनों ध्यान रखनी है, यानी कि एक तो ग्लोब को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, इसके आधार पर तो क्या है, ये वाला गोलार्ध है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, कौन सा है भाई, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। और ये वाला जो है ये कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध। इस गोलार्ध को क्या कहते हैं, इस गोलार्ध को बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला है कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, कौन सा आता है, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये गोलार्ध भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, रेखा भूमध्य रेखा 2 गोलार्धों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करती है, और जो देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा इसको क्या है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के अंदर क्या करती है, डिवाइड करती है। अब यानी कि जो ये रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है, जैसे कि ये 0 डिग्री रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा है भाई भूमध्य लाइन, भूमध्य रेखा या फिर कौन सी, इक्वेटर लाइन। इस 0 डिग्री से ऊपर कहाँ तक, यहाँ तक रेखाएं हैं, और इससे नीचे की तरफ कहां तक, यहां तक लाइन है। तो कुल यानी कि अक्षांश रेखाएं हैं, वो अक्षांश रेखाएं बताइए कुल कितनी है। ठीक है, यानी कि जो लेटीट्यूड जो लाइनें हैं वो लेटीट्यूड लाइन कुल कितनी है। तो तीनों ध्यान रखनी है। यहां पर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। एक तो क्वेश्चन बनता है क्या कि कुल अक्षांश रेखा बताइए, कुल अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है कुल अक्षांश बताइए कितने हैं, कुल अक्षांश। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन बनता है अक्षांश वर्त बताइए कितने हैं, अक्षांश वर्त कितने हैं। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई पेपर के अंदर, और तीनों का आंसर क्या है, अलग अलग मिलता है। जैसे कि मान लो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, कुल अक्षांश रेखा, ये कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, देखिए ये वाली रेखा कौन सी, 0 डिग्री, कौन सी, भूमध्य रेखा। इस 0 डिग्री से कहां तक, 1 2 3 करके कहां तक, 90 डिग्री तक, 90 डिग्री अक्षांश यहां, और इसी तरह से 1 2 3 करके कहां तक, 90 डिग्री यहां तक। तो यानी कि 90 और 90 कितनी हो गई, 90 प्लस 90 कितनी है भाई, 180, और प्लस एक रेखा और कौन सी, ये वाली। ठीक है, कौन सी है, ये वाली। ये तो रेखाएं कितनी हो गई, 180 हो गई। ठीक है, और ये भी तो एक अक्षांश रेखा है भाई, ये भी तो एक लाइन है। तो टोटल एक और इसको ऐड कर दो, कितनी हो गई, 181। ठीक है, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो कुल अक्षांश रेखाएं हैं 181। कौन कौन सी, 0 से 90 ऊपर, 0 से 90 नीचे, और एक खुद 0 या भूमध्य रेखा। तो टोटल कितनी हो गई, 181। कुल अक्षांश बताइए कितने हैं, तो सेम बात है, कुल अक्षांश भी कितने हैं भाई, 181 ही हैं। ठीक है, कितने आते हैं, 181, 0 से ऊपर 0 से नीचे, और ये भी क्या है, एक अक्षांश है। अच्छा, इसके बाद अक्षांश वर्त बताइए कितने हैं। जैसे कि मान लो ये ग्लोब है, और इस ग्लोब के चारों तरफ ये अक्षांश रेखाएं खींच रखी हैं। ठीक है, और ये अक्षांश रेखाएं क्या कर रही हैं, वर्त बनाती हैं। और ये कुल कितनी अक्षांश वर्त बनाती हैं, टोटल जो अक्षांश वर्त है ना वो वर्त कितने हैं। तो ये देखो, ये एक तो ये 0 डिग्री बनाता है अक्षांश वर्त, तो यानी कि 181 तो हो ही गए यहाँ पर अक्षांश वर्त। लेकिन अक्षांश वर्त टोटल 181 नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि ये है ना, ये 2, कौन सा, 90 डिग्री लास्ट वाला दक्षिणी अक्षांश, और 90 डिग्री कौन सा, उत्तरी अक्षांश, जिसको क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है, ये कोई वर्त नहीं बनाते हैं, ये क्या है, सिर्फ एक बिंदु है। इस तरह से क्या है, ये एक बिंदु है, तो इससे कोई वर्त नहीं बनता। तो इस कारण से कुल अक्षांश वर्त की बात करें तो अक्षांश वर्त आते हैं 2, निकाल दो, 2 कौन कौन से, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री कौन सा, दक्षिणी। तो टोटल हो गए कितने, 179।
ठीक है, कितने हैं 179। ये ध्यान रखनी है भाई, ये पेपर में बार बार पूछी जाती हैं और ऑप्शन आपको 180 वाला भी मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 180 का कहीं जिक्र नहीं आता। क्या है कि कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो कितनी 181, कुल अक्षांश की बात करें तो कितने 181, और अक्षांश वर्त की बात करें तो क्या, दो निकाल दो, दो कौन कौन से, उत्तरी ध्रुव और कौन सा दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है, ये कोई अक्षांश वर्त नहीं बनाते, सिर्फ क्या है एक पॉइंट है। इस कारण से अक्षांश वर्त टोटल कितने आते हैं 179, ठीक है, कितने हैं भाई 179 है। अब इसके बाद देखिए यहां पर ये रेखा है, ये वाली, यहाँ ये रेखा है एक, और एक रेखा ये वाली है अक्षांश। ये है कौन सी, ये 23.5 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री कौन सी, उत्तरी अक्षांश। और ये वाली है कौन सी 23.5 डिग्री, और ये है कौन सी, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, कौन सी आती है, दक्षिणी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है, तो ये है ना, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं क्या, करक रेखा, ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, करक रेखा कहा जाता है। इसी तरह से 23.5 डिग्री कौन सा, दक्षिणी, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है मकर रेखा, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, मकर रेखा कहा जाता है, मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश करक रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ये वाली मकर रेखा और ये वाली कौन सी है, करक रेखा है। इसके बाद एक रेखा और आती है ये वाली, ठीक है, ये वाली रेखा है, देखिए यहाँ पर ये है कितनी 66.5 डिग्री, और 66.5 डिग्री कौन सी, उत्तरी अक्षांश, और एक रेखा यहाँ आती है कौन सी 66.5 डिग्री, और ये है कौन सी, दक्षिणी अक्षांश। इनको किस नाम से जाना जाता है, तो ये उत्तरी अक्षांश है ना, इसको तो बोलते हैं क्या, आर्कटिक, आर्कटिक रेखा, और इसको क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, ठीक है, ये दोनों ध्यान रखनी है। तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश उसको तो क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक रेखा, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहा जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, आर्कटिक। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश करक रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, मकर रेखा, ठीक है, किस नाम से जानी जाती है, मकर रेखा के नाम से जानी जाती है। अब ये वाला है, ठीक है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री कौन सा, दक्षिणी अक्षांश। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखनी है यहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ठीक है, यानी कि कौन सी अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं, कौन सी अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो वो सारी ध्यान रखनी है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है, 23.5 डिग्री करक रेखा के नाम से जानी जाती है, 66.5 डिग्री आर्कटिक के नाम से जानी जाती है, और 90 डिग्री किसके नाम से, उत्तरी ध्रुव के नाम से जानी जाती है। इसी तरह से यानी कि 23.5 डिग्री मकर रेखा के नाम से, और 66.5 डिग्री किसका, अंटार्कटिक रेखा के नाम से, और 90 डिग्री किस नाम से जानी जाती है, ये दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानी जाती है, ये ध्यान रखना। अब एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, यानी कि कोई भी अक्षांश रेखा है, क्या अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं, या फिर ये अक्षांश रेखाएं हैं ये क्या है, कहीं पर जाकर के मिलती हैं। तो यानी कि अक्षांश रेखाएं है ना, दो अक्षांश रेखाएं कहीं पर भी नहीं मिलती, लेकिन ये किस प्रकार की रेखाएं होती हैं, तो ये रेखाएं होती हैं समानांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं ये, समानांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं भाई, ये समानांतर रेखाएं हैं। मतलब समानांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, वे रेखाएं जो किसी भी बिंदु पर जाकर के नहीं मिलती हैं। दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, समान होगी। उन रेखाओं को क्या कहते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं किस प्रकार की रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं। इनके बीच की दूरी कहीं पर भी माप लीजिए, हर जगह पर क्या मिलेगी आपको, समान मिलेगी। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आती है 111 किलोमीटर, ठीक है, कितनी है, 111 किलोमीटर आती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। तो ये ध्यान रखना, इनसे संबंधित बातें। अब इससे संबंधित है ना 4 डेट पूछी जाती हैं भाई। क्वेश्चन पूछ लिया कि जैसे
21 मार्च को कौन सी स्थिति होती है, 23 सितंबर को कौन सी स्थिति होती है, 21 जून को कौन सी स्थिति होती है। या फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं जैसे कि दिन रात है वो कब बनते हैं, या जो सबसे बड़ा दिन होता है वो कब होता है और सबसे बड़ी रात होती है वो कब होती है। तो ये भी किससे संबंधित है, अक्षांश रेखाओं से ही संबंधित बातें आती हैं। तो 4 डेट हैं, 4 डेट कौन कौन सी, एक तो है कौन सा, एक डेट आती है भाई 21 मार्च, ठीक है, कौन सी है 21 मार्च। एक डेट आती है 23 सितंबर, ठीक है, कौन सी है 23 सितंबर। एक डेट आती है 21 जून और एक आती है कौन सी 22 दिसंबर, ठीक है, कौन सी है 22 दिसंबर। ये 4 डेट पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। जैसे कि दिन रात बनता है वो कब बनता है, कौन सी तिथि को बनता है, या फिर क्वेश्चन आ जाता है बसंत अयनात होता है वो कब होता है, या सर्द अयनात होता है वो कब होता है, या सूर्य है जो उत्तरायण होता है वो कब होता है, सूर्य दक्षिणायन होता है वो कब होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन या सबसे बड़ी रात कब होती है। ये क्वेश्चन बनते हैं यहां से। अब देखो एक बार, यानी कि जो सूर्य है, ये है भाई सूर्य, ठीक है। अब सूर्य की रेखा, एक टाइम ऐसा आता है कि सूर्य की किरण कहाँ पर गिरती हैं, सूर्य की किरण सीधी इस लाइन पर गिरती है और ये वाली लाइन कौन सी है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ठीक है। कब, भूमध्य रेखा पर। जब सूर्य की किरण भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी गिरती हैं उस टाइम पर क्या स्थिति होती है। तो ये यानी कि 2 बातें यहाँ पर होती हैं। 2 बार सूर्य की किरण क्या है, सीधी गिरती है, कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। एक तो कब भाई, एक तो ये आती है कब, 23 सितंबर को, और एक होती है कब, 21 मार्च को। इन दोनों को किस नाम से जानते हैं, 21 मार्च को जब सूर्य की किरण है ना भूमध्य रेखा पर गिरती है तो इसको बोला जाता है वसंत अयनात, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, वसंत अयनात के नाम से जाना जाता है। और वसंत अयनात के अंदर क्या स्थिति होती है, इस दिन क्या होते हैं, दिन और रात, दिन रात क्या है भाई यहाँ बराबर होते हैं, ठीक है, दिन रात बराबर होते हैं। कब, 21 मार्च को। 21 मार्च को वसंत अयनात, और वसंत अयनात के दिन क्या है, दिन और रात बराबर। और वसंत अयनात के टाइम पर भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें क्या है, सीधी गिरती हैं और इस दिन क्या है, दिन रात क्या होते हैं, बराबर। मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की क्या है, रात होती है। ये ध्यान रखना। इसी तरह से क्या है, 23 सितंबर को क्या स्थिति होती है, तो 23 सितंबर को होता है सर्द अयनात, ठीक है, सर्द अयनात। और सर्द अयनात के अंदर क्या स्थिति आती है, यहां पर भी दिन रात बराबर होते हैं भाई, ठीक है। क्या होता है, सर्द अयनात के टाइम पर भी दिन रात बराबर होते हैं। यानी कि कब, 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर गिरती हैं और इस दिन क्या है, दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर को सर्द अयनात होता है और 21 मार्च को क्या होता है, वसंत अयनात होता है। इसी तरह से क्या है, सूर्य क्या है, धीरे धीरे क्या होना, उत्तरायण होना शुरू हो जाता है और इस टाइम पर क्या है, सीधी एक दिन ऐसा आता है कि इस रेखा के ऊपर सूर्य की किरण क्या है, सीधी गिरती हैं और ये वाली रेखा है कौन सी, 23.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री के ऊपर सूर्य की किरण सीधी गिरती हैं तो उस टाइम पर क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, गर्मी होती है भाई, और गर्मी होती है तो एक टाइम ऐसा है कब, 21 जून, ठीक है। 21 जून को क्या है, जब सूर्य की किरण किसके ऊपर, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर गिरती हैं तो उस स्थिति को किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं इसको, कर्क संक्रांति कहा जाता है। और इस दिन क्या स्थिति होती है, इस दिन उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान रखना है ये बात, यहाँ पर क्या, उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या है, सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। क्या है, सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। कब, 21 जून को। अगर यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है तो हमें अच्छे से पता है कि दोनों गोलार्धों में विपरीत स्थिति मिलती है। अगर यहाँ दिन है तो यहाँ क्या है, रात मिलेगी, यहाँ सर्दी है तो यहाँ क्या है, गर्मी मिलेगी। तो इसी तरह से अगर यहाँ सबसे बड़ा दिन है ना उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या स्थिति होगी, इस कब, इसी दिन यानी 21 जून को। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है लेकिन
लेकिन इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, सबसे बड़ी रात है। ठीक है, क्या आती है, सबसे बड़ी रात आती है। तो पेपर में क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है भाई, यहाँ पर ये अकेला ये नहीं है कि उत्तरी गोलार्ध की ही बातें पूछी, दक्षिणी गोलार्ध की भी पूछ सकता है यहाँ से कि 21 जून को या करक संक्रांति के टाइम पर सबसे बड़ी रात कौन से गोलार्ध में होती है। तो करक संक्रांति के टाइम पर सबसे बड़ी रात होती है कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, कहाँ होती है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो विपरीत स्थिति मिलेगी, यहाँ सबसे बड़ा दिन है तो सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में, और सबसे छोटा दिन है तो क्या है, वहाँ सबसे बड़ी रात होती है। ठीक है, क्या होती है, सबसे बड़ी रात होती है। हम सिर्फ उत्तरी गोलार्ध की बातें पढ़ते हैं भाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा देखिए 22 दिसंबर यानी कि सूर्य की किरण धीरे धीरे, तो सूर्य क्या है, दक्षिणायन होता है, और दक्षिणायन होने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि सूर्य की किरण कहाँ पर, इस रेखा के ऊपर, और ये वाली रेखा कौन सी, 23.5 डिग्री, और इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो मकर रेखा के ऊपर सीधी गिरती है। तो ये स्थिति कब होती है, किस दिन होती है, ये बात होती है 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को किस नाम से जानते हैं, तो 22 दिसंबर को बोला जाता है मकर संक्रांति। क्या कहते हैं इसको, मकर संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, क्या किस नाम से जानते हैं, मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। अब मकर संक्रांति होती है ना, इस दिन मतलब क्या चीज होगी, सबसे बड़ा दिन होगा या सबसे बड़ी रात होगी, तो कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में ही। ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर के दिन, और 22 दिसंबर के दिन क्या होती है, सबसे बड़ी रात उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। और क्या होती है, सबसे बड़ी रात होती है, सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात, ये ध्यान रखना भाई। यानी कि मकर संक्रांति के टाइम पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है, और करक संक्रांति के टाइम उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये दोनों स्टेज कब होती हैं, करक संक्रांति 21 जून को होती है, और मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होती है। करक संक्रांति के टाइम पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है, और मकर संक्रांति के टाइम पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि विपरीत स्थिति मिलेंगी दोनों गोलार्धों में। अगर उत्तरी गोलार्ध में दिन मिला तो दक्षिणी गोलार्ध में रात मिलेगी, और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या मिलेगी, गर्मी मिलेगी। तो ये चारों डेट अच्छे से ध्यान रखना भाई, पेपर की दृष्टि से ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि बसंत अयनात है वो कब होता है, या दिन रात बराबर होते हैं वो कब होते हैं, और 23 सितंबर सर्द अयनात होता है वो कब होता है, और करक संक्रांति कब होती है, और मकर संक्रांति क्या है, कब होती है। तो ये ध्यान रखना, इससे संबंधित बातें। अब देखिए देशांतर रेखाएं, अब है देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। ठीक है, हमने पढ़ी अच्छे से, ये है ग्लोब, इसके ऊपर ये वाली रेखा कौन सी, 0 डिग्री, इसको किस नाम से जानते हैं, ग्रीनविच रेखा के नाम से। और इसी का ही एक नाम और आता है क्या, यानी कि प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। और तीसरा इसका नाम आता है क्या, मेरिडियन रेखा। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको, मेरिडियन रेखा के नाम से जानी जाती है, मेरिडियन लाइन। ठीक है, क्या कहते हैं, मेरिडियन लाइन। अब देशांतर रेखाएं है ना, अब देशांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं, तो वह काल्पनिक रेखा, ग्लोब के ऊपर वह काल्पनिक रेखा जो कहाँ, उत्तर से दक्षिण और किसके यानी कि समानांतर 0 डिग्री के समानांतर खींची गई हैं, उनको किस नाम से जानते हैं, उनको बोला जाता है देशांतर रेखाएं। ठीक है, क्या कहते हैं उनको, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या समानांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं समानांतर रेखा नहीं होती। ठीक है, क्या नहीं है, ये समानांतर रेखाएं नहीं होती हैं। ये है देशांतर रेखाएं, यानी कि ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनकी बीच की दूरी क्या होती रहती है, कम हो जाती है। और देशांतर रेखाएं दोनों गोलार्धों के अंदर, दोनों ध्रुवों के ऊपर जाकर के क्या है, एक बिंदु पर जाकर के मिल जाती हैं। तो ये भी ध्यान रखना, देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, इनके बीच की दूरी कम हो जाती है, और ध्रुवों पर जाकर के क्या है, ये मिल जाती हैं भाई। ठीक है, क्या होती हैं, ध्रुवों पर एक बिंदु पर जाकर के क्या होती है, ये मिल जाती हैं। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद है ये वाली रेखा थी 0 डिग्री, और इस 0 डिग्री को ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर या मानक समय भी बोला जाता है। अब इस 0 डिग्री से इस साइड में रेखाएं हैं कितनी, 180, इससे इस साइड में रेखाएं हैं कितनी,
180। तो यानी कि कुल जो देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी हैं, कुल जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो लॉन्गिट्यूड लाइन कितनी होती हैं, तो लॉन्गिट्यूड लाइन तो टोटल कितनी है भाई 360 ही है। ठीक है, कितनी आती हैं 360। 360 क्यों भाई, कैसे देखिए 180 इस साइड, इससे 180 इस साइड हो गई 360, एक और इसको मिलाए तो कितनी हो गई 361। बट जो देशांतर रेखाएं हैं वो 361 नहीं होती हैं। क्यों, कैसे देखो, जो 0 डिग्री है ना, इस 0 डिग्री से इस साइड में रेखाएं कितनी हैं 179। ठीक है, और इस 0 डिग्री से इस साइड में भी कितनी आती हैं 179 ही हैं। ठीक है, ये 179 टोटल कितनी हो गई 358। ठीक है, कितनी हो गई 358। एक इसको शामिल करो, यहाँ पर कितनी हो गई, एक ये शामिल कर दी तो कितनी हो गई 359। और ये वाली रेखा है ना, ये जो 180 वाली रेखा, और ये 180 वाली रेखा कोई दो रेखा ही नहीं है भाई, ये भी ध्यान रखना। 180 वाली जो देशांतर रेखा है ये कोई दो रेखाएं नहीं है, ये क्या है, ये एक ही रेखा है। तो इस तरह से एक इसको और शामिल करो तो टोटल हो गई कितनी 360। ठीक है, कितनी हो गई 360। देशांतर रेखाएं टोटल कितनी है या देशांतर कितने हैं, तो देशांतर या देशांतर रेखाएं किसी भी तरह से बात करें तो आती हैं कितनी 360 ही आती हैं। ठीक है, 0 को भी शामिल करके और लास्ट वाले को भी शामिल करके कितनी आती हैं 360 ही आती हैं, ये ध्यान रखना। 361 मत कर देना कि 180 साइड 180 साइड और एक 0 को मिला करके कितनी होगी 361, तो ऐसा नहीं है, ये टोटल 0 डिग्री को भी मिला करके क्या है 360 ही है। ठीक है, कितनी है 360। क्यों, क्योंकि 180 जो पूर्वी और पश्चिमी रेखा है ना, ये कोई दो रेखाएं न होकर के क्या है एक रेखा है, ये ध्यान रखना। तो देशांतर रेखाएं टोटल कितनी होती हैं 360 ही होती हैं। अब एक चीज और, जो 0 डिग्री है इसको तो क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है ग्रीनविच रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा। जो विश्व का जो मानक समय है वो कौन सी रेखा है, तो विश्व का मानक समय कहलाती है। मानक समय, विश्व का मानक समय किससे मापते हैं 0 डिग्री से मापते हैं। ठीक है, किससे मापते हैं 0 डिग्री। विश्व का मानक समय कौन सी रेखा है 0 डिग्री, और इसी को ही क्या कहा जाता है ग्रीनविच रेखा बोला जाता है। अब 180 जो देशांतर है, 180 देशांतर को क्या कहा जाता है, 180 देशांतर रेखा को बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, 0 डिग्री को 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर को बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अब क्या हमने देशांतर रेखाओं में सर्कल पढ़े थे, यानी अक्षांश रेखाओं में सर्कल पढ़े थे, तो अक्षांश रेखाओं के सर्कल कितने थे 179 यानी कि 179 थे। लेकिन क्या देशांतर रेखाएं भी कोई सर्कल बनाती हैं, तो हाँ बनाती है भाई, एक रेखा बनाती है। कौन सी सर्कल बनाती है, ये लास्ट वाली 180 सर्कल बनाती है। 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो सर्कल भी बनाती है, लेकिन कंप्लीट सर्कल नहीं बनाती है भाई। ये क्या है, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी आती है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा कहां पर मुड़ी हुई है, तो ये मुड़ी हुई है कहां, उत्तरी अमेरिका के पास में। और उत्तरी अमेरिका के पास में कौन सा एक सागर आता है, चुक्सी सागर, चुक्सी सागर, और एक आता है बेरिंग सागर। ठीक है, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर, इसके पास में क्या है, ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी आती है भाई, ये भी ध्यान रखना। प्रशांत महासागर के पास में चुक्सी सागर और कौन सा बेरिंग सागर, इसके पास में क्या है, ये जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है ये टेढ़ी मेढ़ी है। या फिर कौन सी रेखा सर्कल बनाती है, तो इसके बारे में आता है देशांतर रेखा में 180 वाली ही, और 180 वाली कंप्लीट सर्कल की बात नहीं होती, वो क्या है, वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है। कहां पर 0, ये एक चुक्सी सागर और बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर के पास में, कहां, उत्तरी अमेरिका के पास। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पास में ये टेढ़ी मेढ़ी आती है भाई। अच्छा, एक चीज और देखिए, जो 0 डिग्री है विश्व का क्या है मानक समय, मानक समय देशांतर रेखा है। ये विश्व का मानक जो समय का पता चलता है 0 डिग्री से पता चलता है। तो हमें हमारे टाइम का पता कैसे पता चलता है, जैसे कि ग्रीनविच समय से भारत का समय कितना 5.5 घंटे आगे चलता है। तो कैसे चलता है ये, अगर 0 डिग्री से है ना, हम किस साइड में, पूर्वी गोलार्ध की तरफ जाते हैं, तो समय का अंतर आता है भाई, यानी कि समय क्या होता है यहाँ पर ज्यादा होता है। और इसी तरह से कहाँ 0 डिग्री से किस साइड में जाते हैं, पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं, तो समय क्या होता है यहाँ माइनस, यानी कि
कम होता है। कितने डिग्री को पार करने के बाद कितना टाइम कम होता है, मतलब जो समय का जो अंतर आता है वो कहाँ पर कितना कम आता है। जैसे ही मान लो ये एक देशांतर रेखा है और इसके पास में ये 1 डिग्री देशांतर रेखा है, तो यानी कि 1 डिग्री को पार करेंगे ना, हम 1 डिग्री को पार करेंगे तो समय का अंतर आता है कितना, 4 मिनट का। ठीक है, कितना अंतर आता है, 4 मिनट का। यानी कि समय कहाँ पर, अगर पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे तो 1 डिग्री पार करते ही पूर्वी गोलार्ध में क्या है, 4 मिनट ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे तो 1 डिग्री पार करते ही 4 मिनट क्या है, कम समय हो जाएगा। इसी तरह से भारत का जो मानक समय है ना, भारत का मानक समय कितनी आती है, 82.5 डिग्री। और 82.5 डिग्री कौन सी रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। ये भारत का क्या है, मानक समय है। अब भारत का मानक समय है वो किससे, इस ग्रीनविच समय से क्या है, आगे चलता है। क्यों, हम पूर्वी गोलार्ध में हैं, तो कितना आगे चलता है भारत का मानक समय, तो भारत का मानक समय चलता है 5.5 घंटे आगे। ठीक है, कितना आगे चलता है भाई, 5.5 घंटे। कैसे पता चला, हमने डिग्री के आधार पर पता लगाया। कितनी डिग्री है, 82.5 डिग्री, यानी कि 82.5 डिग्री है ये। और 82.1 डिग्री को पार करेंगे तो कितने का अंतर आएगा, 4 का अंतर आएगा। और 82.5 को पास करेंगे तो क्या है, गुणा कर देंगे इसको, तो अंतर आता है कितना, 5.5 घंटे का। किससे गुना करेंगे, 4 से। मिनट आ जाएंगे और मिनट को क्या है, हम फिर घंटों के अंदर डिवाइड मतलब बदल देते हैं, और वो अंतर आता है कितना, 5 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, 5.5 घंटे का क्या है, यहाँ अंतर आता है भाई। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे चलता है, 5.5 घंटे। और भारत की जो मानक अक्षांश रेखा है वो कौन सी है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश रेखा। और भारत का जो मानक समय है वो कहाँ पर मापा जाता है, यूपी के अंदर मापा जाता है। और यूपी में कौन सा स्थान आता है भाई, ये प्रयागराज के अंदर। और कौन सा, नैनी नामक स्थान पर क्या किया जाता है, भारत का मानक समय मापा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना। आपसे है ना ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, जैसे कि कोई भी डिग्री दे देंगे या फिर कोई भी शहर दे देंगे, आपको बता देंगे कि जैसे कि मान लो यहाँ इस 30 डिग्री के ऊपर कोई शहर बसा हुआ है, कहाँ, पश्चिमी गोलार्ध के अंदर। तो यहाँ मान लो 8 बजे हैं, ठीक है, तो इस टाइम पर यानी कि इस 30 डिग्री के ऊपर कितना समय होगा, तो ये आपको अंतर निकालना आना चाहिए। तो 0 डिग्री पर है ना, 0 डिग्री से कितना, 30 डिग्री जा रहे हैं हम यहाँ, तो 30 डिग्री जाएंगे तो कितना समय होगा, पहले तो पश्चिम में है या पूर्व में, पहले ये देखना है। तो पश्चिम में है तो समय क्या होता है, कम होता है। कितना पार करेंगे, 1 डिग्री को पार करते हैं तो कितने का अंतर आता है, 4 का आता है। और हमें पार कितना करना है, 30 डिग्री को। और 30 डिग्री को पार करेंगे तो अंतर आ जाएगा, गुणा कर देंगे ना इसको, किससे, 4 से। कितना आ गया, 120 मिनट आ गई यहाँ पर। अब 120 मिनट को क्या कर दें, 60 से भाग दें, यानी कि क्या, घंटों में डिवाइड करना है, तो कितने घंटे आ गए, 2 घंटे। अगर यहाँ पर कौन सा, ग्रीनविच समय पर मान लो यहाँ 8 बजे हैं, तो 30 डिग्री पर कितने बजेंगे, तो 30 डिग्री पर बजेंगे 6। ठीक है, कितने बजेंगे, 6 बजेंगे। मतलब समय का अंतर पूछा है। ये सुबह के 8 बजे हैं तो यहाँ कितने, सुबह के ही 6 बजेंगे। यहाँ शाम के 8 हैं तो यहाँ पर क्या है, समय शाम के क्या बजेंगे, 6 बजेंगे। तो ये पश्चिम और पूर्व, ये ध्यान रखना है। इस साइड जाएंगे तो समय कम होगा, इस साइड जाएंगे तो समय क्या है, ज्यादा होगा। तो ये बातें ध्यान रखना भाई। 0 जो टोटल देशांतर रेखाएं हैं वो टोटल तो 360 ही होती हैं। और 180 को किस नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। सर्कल भी कौन सी बनाती है, यही बनाती है, बट कंप्लीट नहीं बनाती। ये कहाँ, टेढ़ी मेढ़ी है। चुक्सी सागर, बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर, ये उत्तरी अमेरिका के पास में क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है भाई। 0 डिग्री विश्व का क्या है, मानक समय है। ठीक है, और विश्व का मानक समय कहाँ मापा जाता है, लंदन के अंदर। ठीक है, कहाँ मापते हैं इसको, लंदन में मापा जाता है। और इससे पश्चिम और पूर्व में जाते हैं तो समय में क्या है, अंतर आता है। 1 डिग्री को पार करेंगे तो अंतर कितना आता है, 4 मिनट का आता है। अब इसके बाद देखिए, जो 2 देशांतर रेखाएं हैं, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बताइए कितनी है, यानी कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। तो ये है ना, ये फिक्स नहीं है भाई, ये कहाँ पर, ये 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री की ही पूछी जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे ना तो समय में क्या है, मतलब दूरी क्या है, कम होती रहती है, इस वजह से। तो भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो ये आती है कितनी, 111.32 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 111.32। और इसको किस नाम से जाना जाता है,
इसको कहा जाता है गोरे। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं, तो इसको गोरे कहा जाता है। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, इसको गोरे कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो अक्षांश देशांतर रेखाओं से संबंधित जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें थी ना, वो सारी मैंने आपको अच्छे से करवा दी। और ये सारी बातें पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है भाई, हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसको वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।